विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे। आपका द्वितीय प्रश्न पत्र आज करने जा रहे हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर देवनागरी लिपि को लिया है। विद्यार्थियों, देवनागरी लिपि जो है भारत की प्रचलित विभिन्न लिपियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है, सर्वाधिक वैज्ञानिक है और इस लिपि के विकास से हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने भी इस संबंध में कहा है कि देवनागरी लिपि की बहुत सारी विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि जो है वो पर्याप्त काल से भारतीय आर्य भाषाओं की लिपि रही है और आज भी हिंदी, मराठी, नेपाली और समस्त हिंदी बोलियों की यही लिपि है। भारत के संविधान ने जब से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है तभी से देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि का महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान किया है। यही लिपि संस्कृत भाषा की भी एकमात्र लिपि है। संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय जो है वो इसी लिपि में लिखित मिलता है। इस लिपि की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों, ये लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है। इसमें स्वर और व्यंजन जो हैं, मतलब स्वर तो इसमें 13 हैं और 36 इसमें व्यंजन हैं। 3 संयुक्त व्यंजन हैं शत्रज्ञ। ये लिपि जो है वो वर्णात्मक है। इसमें वर्णों के नाम का उच्चारण सर्वथा उसके अनुरूप होता है। लेकिन फारसी लिपि में देखें ना तो जीम और दाल कहा जाता है। रोमन में एच लिखते हैं, टी और एस वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण ह, ठ और स होता है। परंतु देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे और वैसा ही पढ़ोगे। इस लिपि भी एक विशेषता और है। अ स्वर को छोड़कर सारे स्वर जो हैं वह ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं में विद्यमान हैं। विद्यार्थियों, देवनागरी लिपि जो है उसके वर्ण अत्यंत कलात्मक है, सुंदर है और सुसंगठित है और ये अपेक्षाकृत कम स्थान घेरते हैं। जैसे देवनागरी लिपि में महेश्वर लिखें, वही रोमन लिपि में लिखें तो महेश्वरा अधिक स्थान घेरता है। आप देख लें स्पेलिंग लिख के, हिंदी की जो लिपि है देवनागरी उसमें कम स्थान घेरेगा और रोमन इत्यादि दूसरी लिपियों में अधिक स्थान घेरेगा। एक विशेषता और है, इसमें वर्णों का उच्चारण निश्चित है। इसमें हम अ, क, ह कंठ से उच्चारित करते हैं तो वो कंठ का स्पर्श कर से ही निकलता है। लेकिन आप रोमन लिपि में देखें, BUT बट होता है लेकिन PUT पुट होता है। एक में अ है, दूसरे में उ है। वही है, स्वर वही है, लेकिन एक का उच्चारण अ के रूप में हुआ, दूसरे का उच्चारण उ के रूप में हुआ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अ लिखेंगे तो अ ही बोलेंगे, उ लिखेंगे तो उ ही बोलेंगे। एक विशेषता और है, देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है, जबकि अन्य लिपियां ऐसी भी हैं जिनमें बहुत से लिखित वर्णों का उच्चारण होता ही नहीं है। साइलेंट उच्चारण होता ही नहीं है। जैसे रोमन लिपि में नाइफ लिखते हैं, के का उच्चारण नहीं है, के से शुरू होता है लेकिन के का कोई उच्चारण नहीं है, उसे नाइफ बोला जाएगा। लेकिन ऐसा हमारी देवनागरी लिपि में नहीं है। देवनागरी लिपि में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की आकृति में थोड़ा अंतर भी दिखाई देता है। जैसे अ अलग है, आ अलग है, आ छोटी ई बड़ी ई दोनों अलग है, दोनों लिखित में भी बड़े हैं, उच्चारण में भी अलग हैं। उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इस प्रकार ह्रस्व और दीर्घ दोनों की आकृति में अंतर भी है और दोनों के उच्चारण में भी अंतर है। इसके अतिरिक्त 25 व्यंजनों में से इसके पहले और तीसरे जो व्यंजन हैं वो अल्प प्राण कहे जाते हैं, दूसरे और चौथे जो हैं वो महाप्राण कहे जाते हैं। 5वां हरेक का अंतिम वर्ण अनुनासिक नाक से उच्चरित होता है और अंतिम ये जो 4 हैं य, र, ल, व, इन्हें अंतस्थ कहते हैं और शेष 4 जो श, श, स, ह वो ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, देवनागरी लिपि की उल्लिखित जो विशेषताएं हैं इनका उच्चारण का ध्यान में रखकर बड़े वैज्ञानिक ढंग से इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कंठ से बोलते हैं अ, क, ख, ग, घ, ढ, ये कंठस्थ ध्वनियां हैं। ईचू यशा नाम तालु, तालु से बोली जाती हैं
ई और पूरा च वर्ग च छ ज ज य, ये तालु का जीभ स्पर्श करती है तब इनका उच्चारण होता है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, री और ट वर्ग पूरा ट ठ ड ड ण, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। जीभ जब मूर्धा से स्पर्श करती है तो ये ध्वनियाँ निकलती है। त थ द ध न, जीभ जब दांत से स्पर्श करती है तो ये दंतव्य ध्वनियाँ निकलती है। प फ ब भ म, ये ओष्ठ होंठ का स्पर्श करती है जीभ, होंठों का आपस में स्पर्श होता है तब ये ओष्ठ ध्वनियाँ निकलती है। तो इनका जो क्रम है ना वो बिल्कुल वाग यंत्र के अनुसार है और ध्वनि चिन्हों का निर्माण भी वाग यंत्र के अनुसार पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ये सब बातें विशेषताओं के रूप में हमने देखी है। कुछ देवनागरी लिपि में दोष भी हैं, हर एक लिपि में कोई न कोई दोष होता है। देवनागरी लिपि में भी कुछ न कुछ दोष हैं, तो यहाँ कमियों के अच्छाइयों के साथ साथ में कुछ दोष और जो कमियां हैं उन पर भी अपन ध्यान देंगे। कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिनमें आपको सर्वत्र एक रूपता दिखाई नहीं पड़ती, जैसे र। अब जैसे कर्म लिखते हैं तो म के ऊपर र आता है, लेकिन वही र क के नीचे लगाते हैं तो क्रम हो जाता है, त में लगाता है तो त्र हो जाता है। तो क के नीचे लगाया तो क्र हो गया और ऊपर लगाया तो अर्म हो गया, कर्म। तो ये र है, दोनों का हमने एक ही स्थान पर एक रूपता नहीं दिखाई पड़ती है। कर्म में लगाया तो अर्म हो गया और त में लगाया तो त्र हो गया और क के नीचे रेफ लगाया तो वो रेफ हो गया। र के अलग अलग रूप हमें दिखाई पड़ते हैं, तो एक रूपता का अभाव है। इसी तरह से इस लिपि में मात्राओं के प्रयोग की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं तो कोई मात्रा ऊपर लगती है, कहीं नीचे लगती है, कहीं आगे लगती है तो कहीं पीछे लगती है। जैसे ए है, ए हमने क के ऊपर लगाया तो के, तो ये ए की मात्रा ऊपर लगी, ऊ की हमने लगाई तो नीचे लग गई। क में ऊ की मात्रा लगाई तो वो नीचे लग गई, ई की लगाई तो वो आगे लग गई या पीछे लगी। तो देखिए मात्राओं का जो गणना है, जो तरीका है, उसकी सुचारू व्यवस्था नहीं है। कोई आगे लगती है, कोई पीछे लगती है, कोई नीचे लगती है, कोई ऊपर लगती है। इसी तरह से इस लिपि में संयुक्त व्यंजनों को लिखने का ढंग भी समान नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे वही र वाली रेफ देखें आप, ड के नीचे लगाया तो ड्रामा हो गया, भ में रेफ लगाया तो भ्रम हो गया, क में रेफ लगाया तो क्रम हो गया। तो इसमें व्यंजन जो आधा है उसको लखाने की एक रूपता नहीं है। कहीं क व श के योग से क्षत्रिय वाला क्ष बना, त और र के योग से त्र बना, और जबकि ग और य के योग से ज्ञ बना। तो ये संयुक्त व्यंजनों को लिखने का ढंग भी समान नहीं है। तो कुछ दोष भी हमने देवनागरी लिपि में देखा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अन्य लिपियों के मुकाबले देवनागरी लिपि पूर्ण वैज्ञानिक है। इसको पढ़ने का, लिखने का और उच्चारण करने का जो तरीका है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है, बिल्कुल उसके वाग यंत्रों के आधार पर है। तो इस तरह से देखें तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। तो विद्यार्थियों, आज देवनागरी लिपि की कुछ हमने विशेषताएं और कुछ कमियां देखी, उसका स्वरूप देखा, और कल आगे अगला टॉपिक करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।